नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार, जहां टूटती है कंपनियों की नींद और कंज्यूमर को मिलता है उसका हक। पहरेदार में आज हमारा फोकस है बैंक कंज्यूमर की शिकायतों पर। कैसे 2000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बकाया बन गया 10 लाख। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पहरेदार के दखल के बाद कंज्यूमर को दी राहत। एक्सिस बैंक ने गलत पते पर की डेबिट कार्ड की डिलीवरी, कंज्यूमर हुआ डेबिट कार्ड फ्रॉड का शिकार। और बताएंगे आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या रखें ख्याल। जानिए हमारे एक्सपर्ट पैसाबाजार.com के एमडी नवीन कुकरेजा से कि कैसे आपको रहना है सावधान। क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना अगर आप भूल गए हों या आपको लगता है कि कई साल गुजर चुके हैं और शायद अब बैंक को इस बात की परवाह नहीं है, तो ध्यान रहें और सावधान हो जाएं कि आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। पहरेदार के पास पिछले कुछ हफ्तों में लगातार ऐसी कंज्यूमर्स की शिकायत आ रही है जिनके क्रेडिट कार्ड के कुछ 100 का बकाया या कुछ 1000 रुपए बचे थे जो वो भूल गए। उनका कहना कि बैंक ने भी उन्हें याद नहीं दिलाया था और अब वही कुछ 100 या 1000 रुपए लाखों में तब्दील हो गए। यकीनन इसमें कंज्यूमर की भी लापरवाही रही है। कंज्यूमर को भी लगातार बैंक से चेक करना चाहिए था, लेकिन पहरेदार का मानना है कि इन मामलों में बैंक को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हमारे पास जो शिकायतें पहुंची उनमें बैंक ग्राहकों को बकाये का ब्यौरा नहीं दे रहा है बैंक, और सिर्फ उनसे ये कहता है कि आप बस पैसे चुका दीजिए। लेकिन आखिर ये बकाया बना कैसा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। पहला मामला हम ले रहे हैं वडोदरा के राजेंद्र भाई अमीन जी का, जिनके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड था। 2000 रुपए का इनका बकाया 10 लाख रुपए में तब्दील हो गया। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे राजेंद्र भाई को पता चलता है कि ये कुछ बकाया भी बाकी था बैंक पर। राजेंद्र भाई हमारे साथ वडोदरा स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। नमस्ते राजेंद्र जी, स्वागत है पहरेदार में। क्या परेशानी उठानी पड़ रही थी आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड के इस क्रेडिट कार्ड के साथ? सर 2000 रुपए आपके कब से बकाये थे, कैसे आपको पता चला, पूरी अपनी आप बीती बताइए। 20 नवंबर 2002 में मेरा 2000 रुपया बकाया बाकी था। उसी टाइम पे मैंने पेमेंट कर दिया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड को। फिर भी उन लोगों ने बाकी निकाल के अभी मैंने लोन लेने के लिए गया, जब HDFC बैंक वालों ने मुझे कहा कि आपका सिविल में पैसा बहुत बाकी है, जब तक सिविल क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको लोन नहीं मिलेगी। और फिर मैंने मेरी ऑफिस से सिविल निकाला तो उसके अंदर 10,32,000 रुपया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हो गया था मेरा जी। और इसके बाद आप दूसरे बैंक के पास भी गए, उन्होंने भी आपको कहा कि आपका नाम सिविल में, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। और आपका ऑब्वियसली अगला कदम था कि आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड को संपर्क किया, पूछा उनसे कि आखिर ये 10,32,000 कहां से बन रहे हैं। तो क्या जवाब आपको मिल रहा था बैंक से? वो बोला आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, जब तक आप भरोगे नहीं तब तक आपको कुछ बताया नहीं जा सकता, बस आपका जो है पेमेंट वो भरना पड़ेगा आपको। तो राजेंद्र भाई पड़ गए ऊहापोह में कि आखिर जब इन्होंने नवंबर 2002 में सारी पेमेंट कर दी तो ये 10,32,000 कहां से बन रहे हैं। बैंक कह रहा था पहले पेमेंट दो फिर बात करेंगे। ऐसा ही किस्सा हुआ दिल्ली के नवीन वत्स के साथ, जिनका मामला पहरेदार ने 2 हफ्ते पहले उठाया था। नवीन जी के पास भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ही क्रेडिट कार्ड था, कुछ 700 रुपए के आसपास का बकाया था और करीब 10 साल के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर 2 लाख रुपए का बकाया है, और वो भी जब ये लोन लेने पहुंचे थे। और पहरेदार के ही शो में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हमें भरोसा दिलाया था कि ये मामला सुलझा लिया जाएगा, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनकी तरफ से। नवीन जी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते नवीन जी, आप राहत की सांस ले रहे हैं सर अब? हाँ मैडम, ये आप लोगों के इंटरवेंशन से ये जो अमाउंट था 2,15,000 जो फेक अमाउंट इन्होंने मेरे सिविल रिपोर्ट में डाल रखा था, तो वो अब इन लोगों का लेटर मेरे को मिल गया है कि इसको इन्होंने जीरो कर दिया है। पर ये सारा एक तरीके से हैरेसमेंट रही कंज्यूमर को। इट स्टार्टेड 2005 में, इनका सारा ड्यूज मैंने क्लियर कर दिया था। अच्छा। लेकिन इन्होंने 700 या 750 रुपए ऑटोमेटिकली न्यू नए ये जो नए कार्ड इश्यू करते हैं उसके डेबिट मेरे को कर दिए थे विदाउट माय कंसेंट। मैंने उसको मांगा भी नहीं था इनसे। हाँ। और वो 2005 से 2015 तक उन्होंने उस अमाउंट को 2,15,000 रुपए बना दिया था। आपको सरप्राइजिंग लगा? पहले तो ये 700 का किस्सा समझ में नहीं आ रहा था और 700 बन के 2 लाख और अब जीरो हो गए। चलिए आप ये जीरो लेकिन अच्छा लग रहा होगा सुन के आपको। जीरो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब आप लोगों के इंटरवेंशन से हुआ है। अदरवाइज तो ये लोग किसी की मेल को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, और मतलब इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज थी नहीं कि भाई हमने किसी को 2,15,000 का मैंने इनको कुछ पे करना है।
चलिए, तो आप राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन राहत की सांस लेने के पहले बहुत परेशान भी रहे थे नवीन जी। शुक्रिया नवीन वात्सम से बात करने के लिए। राजेंद्र भाई अमीन भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वडोदरा से, इनके भी ये 10,32,000 पहरेदार ने माफ करवाए हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से। अमीन जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए अब जो है वो जीरो हो गया ना आपके अकाउंट में? जिस तरह से इस जीरो से नवीन जी खुश हो रहे थे, आप भी खुश हैं इससे? हाँ, बहुत खुश हूं मैं इससे। चलिए, तो राजेंद्र भाई अमीन भी अब राहत की सांस ले रहे हैं पहरेदार के साथ, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने इन दोनों ही मामलों को बैंक के साथ लगातार फॉलोअप हमने किया है। पहरेदार की पहल के बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपने इन दोनों ही कंज्यूमर के प्रति रुख बदला। दोनों ही मामलों में बैंक ने ग्राहक के नाम जो बकाया रकम थी उसे माफ कर दिया है। अपने आधिकारिक जवाब में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हमें बताया है कि बैंक ग्राहकों के हित का ख्याल रखता है और गुडविल जेस्चर के तौर पर वो इन्हें वेवर दे रहा है। और हम इस बात के लिए हौसला अफजाई करना चाहेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कि वो वेवर दे रहा है, लेकिन जो ये शब्द का इस्तेमाल किया गुडविल जेस्चर, मुझे नहीं लगता ये गुडविल जेस्चर था, ये कंज्यूमर का हक था, क्योंकि बैंक के पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था कि आखिर ये पैसे कैसे हुए। और 10 साल तक बैंक चुप क्यों बैठा रहा? क्यों कंज्यूमर को फोन करके नहीं बोला कि आपको ये पैसे देने हैं? इन सब के बीच कई सवाल छूट जा रहे हैं। बैंक ने इतने सालों तक क्रेडिट कार्ड के बकाये पर चुप्पी जो साधी रखी, ये मेरे लिए सबसे अहम सवाल है। और इस तरह से आप हावी हो जाएंगे कि नहीं, आपसे हम बात नहीं करेंगे, आप पहले हमारे बकाये को अदा कीजिए। तो यानी अगर आपके पास है कोई क्रेडिट कार्ड तो बहुत सावधान रहिए। अगर उसके 200 रुपए भी बच जाते हैं तो फिर आगे जाकर ये कई लाख बन सकते हैं, आपके लिए कई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस बारे में और चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैसाबाजार.com के एमडी नवीन कुकरेजा जुड़ गए हैं। नवीन, स्वागत है पहरेदार में। आपने देखा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने माफ कर दिए हैं जो 2 लाख और 10,32,000 दो केसेस में बनकर आ रहे थे, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? इतनी रकम, ये अटपटी नहीं लगती आपको बात सुनने में? बिल्कुल ठीक कहा प्रियंका आपने कि सुनकर बहुत अटपटा लगता है कि 2,700 रुपए की रकम 10 लाख या 2 लाख कैसे बन गई। पर क्रेडिट कार्ड में अक्सर ऐसा होता है, और भी केसेस मैंने देखे हैं जिनमें ऐसा हुआ है। होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड के सबसे पहले इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अबाउट 40% पर एनम इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, और उसके अलावा बैंक के अलग चार्जेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 2,000 रुपये बकाया छूट गया तो हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं इस केस में क्या हुआ, बट हो सकता है कि बैंक लेट पेमेंट फी लगा रहा था जो हर महीने कैन बी एज हाई एज 500 रुपये। तो अगर 500 रुपये लेट पेमेंट फी लगाएंगे हर महीने तो 6,000 तो साल की लेट पेमेंट फी बन गई। और अगर उससे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करें 40% के हिसाब से, तो 10 से 12 साल में बहुत बड़ी रकम बन सकती है। तो ऐसा होता है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बैंक्स को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे इस रकम को एक तरह से कैप कर सकते हैं। सीइंग की प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जैसे अगर हम सुने आज इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये सेंस नहीं बनता इस केस का। बिल्कुल सेंस नहीं बनता है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि लेट पेमेंट चार्ज लगता रहा और कंज्यूमर इससे अनजान बैठा रहा। आप लेट पेमेंट चार्ज लगाइए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कम से कम आप कंज्यूमर को बताइए तो सही कि इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप एक छोटी सी रकम को भी नजरअंदाज करते रहेंगे। नवीन कुकरेजा के लिए मेरे पास और भी कई सवाल बाकी हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बैंकों पर हम अपने फोकस को जारी रखेंगे। एक्सिस बैंक ने गलत जगह डिलीवर कर दिया डेबिट कार्ड और कंज्यूमर को कितनी मुश्किल हुई, हम आपके पास लेकर आएंगे यही कहानी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहरेदार में आज हम फोकस कर रहे हैं बैंकों पर, बैंकों की सर्विसेज पर। इन्हें आप इनकी लापरवाही कहें या इनकी मनमानी, फैसला आपका है, लेकिन पिस्ता कंज्यूमर है। चेन्नई की मानवी बच्चर का एक्सिस बैंक में अकाउंट है। जब इनको नए डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ी तो इसके लिए रिक्वेस्ट रखते समय इन्होंने अपना नया रेजिडेंशियल एड्रेस भी बैंक को अपडेट करने को कहा। मानवी को बताया गया कि डेबिट कार्ड नए पते पर ही भेजा जाएगा, लेकिन बैंक ने मानवी का डेबिट कार्ड इनके पुराने पते पर भेज दिया, पुराने शहर में जहां यह रहती भी नहीं थी। और यही बात खत्म नहीं हुई। मानवी ने बैंक को बताया कि ये गलती हुई है, इसके बावजूद इनके डेबिट कार्ड का पिन भी उसी पुराने पते पर पहुंच जाता है जहां ये रहती नहीं है। और कितनी दिक्कत इन्हें झेलनी पड़ी बताने के लिए मेरे चेन्नई स्टूडियो से हैं मानवी बच्चर हमारे साथ। मानवी, स्वागत है आपका। ये जो कार्ड मिस डिलीवर हुआ, पिन मिस डिलीवर हुआ, इसके बाद क्या दिक्कत आपको उठानी पड़ी, बताइए।
प्रियंका, मैं 2008 में रहती थी गुड़गांव में, और फिर अब मैंने जब अप्लाई किया एड्रेस चेंज के लिए, 2 बारी मैंने अप्लाई किया, 2013 में भी, 14 में भी, 15 में भी मैंने अप्लाई किया, बट एड्रेस चेंज नहीं हुआ। और अब उन्होंने कार्ड, मेरा नया कार्ड उस एड्रेस पे डिलीवर कर दिया। जो कुरियर बॉय था उसको मैंने बहुत उससे बता भी दिया था कि मैं वहां नहीं रहती, आप बैंक को कार्ड वापस कर दीजिए। इसके बावजूद पता चला कि ब्लू डार्ट ने उसको पुराने एड्रेस पे डिलीवर कर दिया है, पिन भी डिलीवर कर दिया है। उसके बाद मैंने ब्लॉक करने के लिए फोन किया कस्टमर केयर में, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ब्लॉक हो चुका है कार्ड। पर इस महीने 3 तारीख को, 3 सितंबर को सुबह 2 बजे के करीब किसी ने उसमें से 23,000 रुपए निकाल लिए मेरे उस कार्ड से और पिन से, गुड़गांव के एटीएम से। और इसके बाद मानवी, आपके तो होश उड़ गए होंगे, आपने अपनी शिकायत बैंक तक पहुंचाई? क्या कहा बैंक ने, किस तरह से रिएक्ट किया? वो माफ कीजिएगा, डेबिट कार्ड आपके पास नहीं है, गलत जगह डिलीवर होता है, वहां से कोई 23,000 रुपए रात के 2 बजे निकाल रहा है, क्या कहा बैंक ने आपको, किस तरह से रिएक्ट किया उन्होंने? इट वॉज सो एम्बैरसिंग, क्योंकि मैं कॉल कर रही हूँ उनको पूछ रही हूँ कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आप इतना बताइए कि शुड आई फाइल एन FIR, शुड आई गो टू द ब्रांच, या आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं। बट कॉन्स्टेंटली मुझे वो पूरा दिन, लाइक 3rd को मुझे पूरा दिन उन्होंने होल्ड पे रखा। कस्टमर केयर को कुछ पता नहीं था, एजेंट्स को, कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। वो मुझे कॉल होल्ड पे रखते रहे और यही बोलते रहे कि हम आपको बताते हैं, हम सिर्फ कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मानवी, इस कहानी में सिर्फ एक पॉजिटिव बात यह है कि जिसने आपके पैसे निकाले थे उसने आपको पैसे वापस आकर के दे दिए, लेकिन ये भी मुझे काफी जादुई लगा कि ये शख्स अब तक चुप बैठा रहा। और जब हमने बैंक से संपर्क किया, आपने हमसे संपर्क किया और आपके पास ये शख्स फोन करता है कि मैंने गलती से पैसे निकाले, मैं वापस कर रहा हूँ, पैसे तो वापस मिल गए आपको। एक आप लोग ही थे जिन्होंने फॉलो अप किया इस केस के बारे में, और फाइनली मुझे मेरे पैसे वापस मिले। अदरवाइज टिल डेट आज का भी मेरे पास डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट का ये मेल है कि योर कंप्लेंट इज अंडर कंसिडरेशन, दिस इज योर रेफरेंस नंबर। बिल्कुल, पैसे निकल जाते हैं, लेकिन सवाल अभी भी कई बाकी है आपके मन में, बैंक का रवैया कैसा रहा है, बैंक क्यों नहीं आगे आ रही है? मानवी, ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा है? प्रियंका, आप मेरे ट्वीट्स देख सकते हैं, मैंने बैंक का मुझे ये जवाब आया कि जो पहले 10,000 थे वो एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन था, बाकी के जो 13,000 थे वो हमने रिट्रीव करने के लिए किया है कुछ ट्रांजैक्शंस। एक्वायरिंग बैंक को हम पूछ रहे हैं, बहुत ही जार्गन्स में उन्होंने मुझे एक मेल भेजा जिसका मुझे मतलब तक नहीं पता था। सवाल कई हैं लेकिन जवाब अभी भी नहीं मिल रहा है। मानवी बच्चा, शुक्रिया आपका, पैसे आपको मिल गए हैं, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूज कंज्यूमर हैं क्योंकि बैंक से जवाब का इंतजार है। वैसे हम आपको बता दें कि एक्सिस बैंक ने हमें जरूर जवाब दिया है। पहरेदार ने मानवी की शिकायत एक्सिस बैंक के सामने रखी, बैंक से अपना रुख साफ करने को कहा। पहरेदार की कई कोशिश के बाद एक्सिस बैंक ने हमें अपने आधिकारिक जवाब में ये बताया कि वो कंज्यूमर के साथ संपर्क में है और मामले की जांच कर रहा है। तो एक्सिस बैंक का ये जवाब है, लेकिन लोग फंस रहे हैं। कंज्यूमर इस तरह के जब सिचुएशन में फंसते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। पैसाबाजार.com के नवीन कुकरेजा मेरे साथ है। नवीन, आपने सुना मानवी का मामला, बैंक एक तो गलती करता है और उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड जार्गन में कंज्यूमर को फंसा देता है। वो सो कॉल्ड KYC नॉर्म्स की धज्जियां उड़ रही है यहाँ पर। नवीन जी प्रियंका, बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत फेमस सेइंग है कि बैंक, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक के साथ, तब तक सारे बैंक अच्छे हैं, किसी भी बैंक के साथ आप डील कर सकते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी बैंक का असली कैरेक्टर पता चलता है इन टर्म्स ऑफ कैसे वो रिजॉल्व करते हैं, और तभी डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट रवैया सामने आता है। एक्सिस बैंक बहुत बड़ा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, बहुत ब्रांड उनके बहुत फेमस है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक्स है। सो आई एम सरप्राइज कि इस केस में जहां पर भी गलती हो सकती थी एक्सिस बैंक से, वहां पर गलती हुई। स्टार्टिंग विद एड्रेस चेंज ना करना जब कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया था, अगर स्पेशली अगर कस्टमर के पास एक्नॉलेजमेंट है उस कॉल की कि एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट उन्होंने ले ली है, उसके बाद गलत एड्रेस पे डेबिट कार्ड डिलीवर करना। तीसरी बात, अगर गलत एड्रेस पे डेबिट कार्ड चला भी गया बाय डेबिट कार्ड विदाउट
ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ डिलीवर नहीं किया जा सकता है। तो जो भी डिलीवर करे थे उनको ओरिजिनल आईडी प्रूफ देख के ही डिलीवर या ना डिलीवर करना चाहिए था, वहां पे गलती हुई। और उसके बाद अगर डिलीवरी नहीं हुई, फ्रॉड हो गया, उसके बाद जिस तरह से डील हुई वो लगभग सारे बैंक्स में एक ये इशू है कि जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा होती नहीं है। तो गलतियां बहुत होती रही, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाई एक्सिस बैंक, और हमें इंतजार रहेगा कि एक्सिस बैंक क्या जवाब देती है मानवी बच्चर को और पहरेदार को। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद नवीन कुकरेजा हमारे साथ बने हुए हैं। हम इनसे समझने वाले हैं कि आप जब बैंकों से डील करते हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। जानिए अपना हक हमारे साथ। वेलकम बैक। जानिए अपना हक, खासतौर पर अगर आप बैंकिंग कंज्यूमर हैं तो, और आपका हक क्या है ये बताने के लिए मेरे साथ है पैसाबाजार.com के नवीन कुकरेजा। नवीन, आप खुद कह रहे थे कि जब तक आपका बैंक के साथ सब कुछ ठीक है तब तक तो आप बैंक भरोसे रहिए, लेकिन जैसे ही आप दोनों की पटरी में कुछ खराबी आती है तो आप राम भरोसे हो जाते हैं। बैंक से दिक्कत आई नहीं कि बैंक ने कंज्यूमर से मुंह मोड़ लिया। तो कौन सी वो बातें जो आप कंज्यूमर को कहेंगे वो ध्यान में रखें जब वो बैंकों से डील कर रहे हैं? जी प्रियंका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं फोकस करना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के मद्देनजर, स्पेशली बिकॉज कार्ड्स होते हैं इसमें चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, प्लस डेबिट कार्ड में जैसे अपना अकाउंट है तो अपना पैसा अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई तो अपना पैसा चला जाएगा। स्टार्टिंग विद देयर आर फ्यू थिंग्स जो ध्यान रखनी चाहिए कंज्यूमर्स को। स्टार्टिंग विद द पिन। आजकल हर कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का पिन होता है। पिन हमेशा सेट करके रखें। ऐसा हो कुछ जो बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज ना हो, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड ना हो, और पिन नंबर कहीं पे लिख के मत रखें, याद कर लें उसको, और कोई भी पेपर ना रखें ताकि अगर किसी को आपका कार्ड मिल भी जाए तो वो मिसयूज ना कर पाए। दूसरी चीज है, हमेशा बैंक के साथ अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड रखिए। वंस इन अ क्वार्टर चेक करते रहिए कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लस एड्रेस अपडेटेड है, और अगर कभी आप चेंज कर रहे हैं कुछ भी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर एड्रेस, मेक श्योर कि आप बैंक को बता रहे हैं और उनसे एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं कि उन्होंने ठीक से अपडेट कर दिया है। उसके बाद ट्रैक कर लीजिए नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टाइम जब SMS या ईमेल या स्टेटमेंट आए कि सही जगह पर आई है। जी ठीक इसी तरह नवीन, क्रेडिट कार्ड है तो हमने देखा कुछ 700 रुपए 2 लाख बन गए, कुछ 2000 रुपए 10 लाख बन गए। क्रेडिट कार्ड है तो किन बातों का ध्यान रखना है? क्रेडिट कार्ड में बहुत जैसे हमने केस में देखा कि कस्टमर ने शायद सोचा कि मेरा कार्ड की आउटस्टैंडिंग खत्म हो गई है और कार्ड रखे रखा, कार्ड को कैंसिल नहीं करा। अगर कार्ड को आप यूज नहीं करना चाहते तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कंज्यूमर से कि अपना कार्ड कैंसिल कर दीजिए, बैंक के साथ कंफर्म कर लीजिए कि कार्ड क्लोज हो गया, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। बैंक एक कॉन्फर्मेशन लेटर भी देता है आपको कि कार्ड क्लोज हो गया, तब आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आपका कोई प्रॉब्लम या आउटस्टैंडिंग नहीं है। दूसरी चीज जो एक कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक्टिव कार्ड्स हैं भी तो टाइम टू टाइम बैंक के साथ चेक करते रहिए कि कितना आउटस्टैंडिंग है, या स्टेटमेंट्स में आप देख भी सकते हैं। और अगर आपके पास कोई कार्ड आपने पहले क्लोज किया था, वंस इन अ ईयर अगर आप क्रेडिट रिपोर्ट अपनी देखते रहें या क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें, सिबिल है या फिर एक्विफैक्स है या एक्सपीरियंस इन ब्यूरो, क्रेडिट ब्यूरो हैं जो आपके सारे क्रेडिट अकाउंट्स का ब्यौरा रखते हैं और एक क्रेडिट स्कोर असाइन करते हैं। कभी प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा सरप्राइज नहीं मिलेगा 10 से 12 साल के बाद। बिल्कुल, ड्यू डिलिजेंस अपने तरफ से आपको पुख्ता रखना है। आखिरी सवाल नवीन, समय कम है, यानी फ्रिक्शन कब होता है? फेल ट्रांजैक्शन, फ्रॉड हो जाए या किसी पेमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट हो बैंक और कंज्यूमर के बीच में, कंज्यूमर का हक क्या है इसमें? हर बैंक को एक किसी भी कंप्लेंट का विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड जो टिपिकली 30 डेज होता है रिजॉल्व करना होता है। अगर वो नहीं रिजॉल्व करते हैं तो आप एस्केलेट कर सकते हैं विद इन बैंक्स। हर बैंक में एक इंटरनल ऑम्बड्समैन होता है जो इंडिपेंडेंट कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है। अगर आपके नॉर्मल बैंक के कस्टमर सर्विस प्रोसेस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप इंटरनल ऑम्बड्समैन को लिख सकते हैं, जिनकी डिटेल्स हर बैंक की वेबसाइट पे होती है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है बैंक के रेजोल्यूशन से, बैंकिंग ऑम्बड्समैन RBI ने अपॉइंट किए हुए हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। उनकी भी डिटेल्स या तो RBI की साइट पे मिलेंगी या फिर मोस्टली बैंक की साइट पे भी होनी चाहिए। वो RBI के अपॉइंटेड ऑफिसर होते हैं, उनका बैंक से लेना देना नहीं होता, तो वो आपके इंटरेस्ट में ही देखेंगे कंप्लेंट को।
तो वो आपके पास एक अलग ऑप्शन है। आफ्टर अगर बैंक के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, इस सब के बाद भी अगर आपको कुछ इशू रहे तो ऑफकोर्स आप आरबीआई का एक एडवाइजरी काउंसिल होता है जो डिप्टी गवर्नर डायरेक्टली आता है, या फिर कंज्यूमर कोर्ट, आपके पास ऑप्शंस होती हैं अपनी कंप्लेंट रखने के लिए। शुक्रिया नवीन कुकरेजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो एक बात निकल कर आ रही है इस पूरी बातचीत से, बतौर कंज्यूमर आपको सावधान रहना है, सवाल पूछना है, अपना हक जानिए, और बैंक अगर आपकी अनदेखी या अनसुना करे तो उनसे जवाब मांगिए, उन्हें भूल करके चुपचाप बैठने बिल्कुल मत दीजिए। पहरेदार में आज बस इतना ही, मुझे यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार।